गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का ये हमारा टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, क्षेत्रवाद का अर्थ एवं भारत में क्षेत्रवाद के उत्पन्न होने के कारण। स्टूडेंट, जब हम क्षेत्रवाद का अर्थ जानना चाहते तो सबसे पहले हमें क्षेत्र का अर्थ पता होना चाहिए। साधारण शब्दों में क्षेत्र धरती के उस टुकड़े का नाम है, उस छोटे से टुकड़े का नाम जो धरती के उस टुकड़े के आकार में छोटा है, जिस टुकड़े के प्रसंग में उसकी व्याख्या की जा रही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हरियाणा को समूचे भारत के प्रसंग में एक क्षेत्र माना जा सकता है, और दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो क्षेत्र है वो भूमि के उस टुकड़े को कहा जाता है जो टुकड़ा किसी बड़े संगठित क्षेत्र का भाग है और जिसमें रहने वाले लोगों में सभ्यता और एकता की भावना है। ये जो एकता की भावना है, इसका आधार सामान्य भाषा भी हो सकती है, सामान्य धर्म भी हो सकता है, भौगोलिक समीपता भी हो सकती है, सामान्य आर्थिक या सामाजिक जीवन भी हो सकता है। इनमें से कोई एक कारण हो और हो सकता है एक से अधिक हो। इन तथ्यों के आधार पर ही उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से अलग समझा जाता है। यह तो हुआ क्षेत्र का अर्थ। अब ये क्षेत्रवाद क्या है? जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा के प्रति हमारे मन में एक निष्ठा है, एक लगाव है। हरियाणा के लोगों से हम मनोवैज्ञानिक सांझ महसूस करते हैं, एक लगाव महसूस करते हैं। या यहाँ रहते हुए हमें नहीं महसूस हो रहा, लेकिन हम किसी और स्टेट में किसी हरियाणा वासी से मिलते हैं तो एकदम से हमें लगता है कि ये हमारा अपना सा है। तो जो क्षेत्र के प्रति लगाव है, निष्ठा है, एक सीमित सीमा तक ये ठीक है, लेकिन क्षेत्र के प्रति जो लगाव या निष्ठा है, जब ये लगाव या निष्ठा देश हित से, राष्ट्र हित से भी बड़ी हो जाती है, माने हम क्षेत्र के प्रति निष्ठा के प्रभाव में आकर राष्ट्र को, देश को नुकसान पहुंचाने में अपना भला सोचते हैं, तो ये जो भावना है ये क्षेत्रवाद की भावना है। सकारात्मक अर्थ में इसका अर्थ यही है, अपने क्षेत्र के प्रति लगाव। लेकिन नकारात्मक अर्थ क्या है? क्षेत्र के प्रति जो लगाव है वो देश हित से, राष्ट्र हित से भी बड़ा हो जाता है। तो ये इसका नकारात्मक पक्ष है। और ये जो क्षेत्रवाद की समस्या, ये लगभग सभी देशों में है। विश्व के जितने भी देश हैं, लगभग सभी देशों में ये समस्या पाई जाती है। परंतु इसके अर्थों को किसी एक विशेष पक्ष के रूप में निश्चित करना संभव नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि विश्व के प्रत्येक देश में जो क्षेत्रवाद का स्वरूप है वो एक जैसा नहीं है। हर देश में जो क्षेत्रवाद का स्वरूप है, वहाँ की स्थानीय परिस्थिति या प्रदेश स्तर की जो परिस्थिति है या जो राष्ट्रीय परिस्थिति है उस पर निर्भर करती हैं। तो भारत भी एक विशाल देश है और उसमें क्षेत्रवाद का उत्पन्न होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ऐसे में भारत में क्षेत्रवाद के विकसित होने के क्या कारण हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है इसमें भारत की विभिन्नताएं। भारत विभिन्नताओं का देश है। हमारे देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जाति और अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं। और सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी हमारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसका कारण चाहे कुछ भी हो सकता है। हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं वो सबके एक दूसरे से, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनमें परस्पर कोई मेल नहीं है। और इन विभिन्नताओं के कारण ही भारतीय लोगों में क्षेत्रीय विभिन्नताएं कुछ हद तक उत्पन्न हुई हैं। इसका मुख्य कारण ये भी रहा है कि अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और रीति रिवाजों वाले लोग प्रायः सामूहिक रूप में देश के भिन्न भिन्न भागों में रह रहे हैं। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, और इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी अलग अलग संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं। और कई राज्य ऐसे भी हैं उसमें एक से अधिक संस्कृति वाले लोग भी रहते हैं। और ये जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में
अलग अलग संस्कृति के जो लोग बसते हैं, इससे भारतीय लोगों में जो विभिन्नता है, माने वो दूसरे प्रदेश से खुद को अलग समझना शुरू कर देते हैं। सेकंड है भाषात्मक तथ्य। 1956 में भारतीय संघ के राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसकी सिफारिशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राज्य के क्षेत्रों के पुनः विभाजन के संबंध में जिस योजना की हमने सिफारिश की है, उसका परिणाम कुछ मामलों के संबंध में यह होगा कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एकत्रित हो जाएंगे। उस सीमा तक यह योजना भाषात्मक अल्पसंख्यकों की संख्या को कम करेगी। भाषात्मक अल्पसंख्यक माने भाषा के आधार पर जिनकी संख्या कम है। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसने ये स्पष्ट किया था कि भाषा के आधार पर जब हम विभिन्न राज्यों का गठन करेंगे तो उससे क्या होगा कि लगभग सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वो सम्मिलित होंगे। तो ऐसे में जब सब में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होंगे तो भाषाई अल्पसंख्यकों वाली जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, और फिर वहाँ जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा के आधार पर ही अलग राज्य की मांग समय समय पर उठाते रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें आर्थिक स्थिति। हमारा जो देश है इसको समूची अर्थव्यवस्था के आधार पर 5 खंडों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पूर्वी खंड, सेकंड है पश्चिमी खंड, थर्ड है उत्तरी खंड, फोर्थ है दक्षिणी खंड और फिफ्थ है केंद्रीय खंड। ये जो सभी जोन हैं अलग अलग, इन सभी जोन्स में इन सभी खंडों की जो आर्थिक स्थिति है वो एक जैसी नहीं है, और ख़ास तौर से दक्षिणी और पूर्वी खंड जो हैं हमारे देश के, इनके अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनमें गरीबी है। इस कारण से ये जो राज्य हैं ये कभी भी केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इनको एक ये कारण लगता है कि उनके जो पिछड़ेपन का, उनकी गरीबी का जो कारण है सबसे बड़ा, वो केंद्र सरकार की जो प्लानिंग्स है आर्थिक विकास के लिए वही उत्तरदायी हैं। माने केंद्र सरकार उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। इसी तरह से एक राज्य में भी आर्थिक स्थिति के आधार पर क्षेत्रवाद विकसित होता है। राज्य के जो क्षेत्र हैं या जिलों का विकास है, राज्य में जो अलग अलग जिले हैं इनका विकास भी कई बार एक जैसे स्तर का नहीं होता। कई क्षेत्र आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक आदि पक्षों से अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफ़ी अधिक विकसित होते हैं। माने कहीं औद्योगिक विकास ज़्यादा है, कई शैक्षणिक संस्थाएं जो है वो उच्च क्वालिटी की हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम ये निकलता है कि अविकसित या पिछड़े क्षेत्र, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक स्टेट की, एक राज्य की, कि जो अविकसित और पिछड़े क्षेत्र हैं उनके विरुद्ध किए जाने वाले भेदभाव के संदर्भ में वो आवाज़ उठाते हैं और उनके नेता इस आवाज़ को और अधिक उत्तेजित करते हैं, और जिसका परिणाम क्षेत्रवाद के रूप में निकलता है। क्योंकि ये जो आवाज़ उठाई जाती है, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो राज्य के विरुद्ध एक ही आवाज़ उठाते हैं कि वो इस राज्य में नहीं रहना चाहते, उनको अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो इस तरह से ये क्षेत्र अलग अलग राज्य के रूप में संगठित होने की जो मांग है वो समय समय पर करते रहते हैं। फोर्थ है बाह्य राज्यों के लोगों की प्रमुखता। अब हमारे जो भारत का संविधान है उसके अनुसार किसी भी नागरिक को किसी भी राज्य में रहने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए, निवास स्थान बनाने के लिए और कारोबार करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। पूरी तरह से ये स्वतंत्रता दी गई है, और इस स्वतंत्रता के कारण बहुत से लोगों ने अपने राज्य से बाहर, अपने राज्य से माने जिस राज्य के वो मूल रूप से नागरिक है, हालांकि राज्य के आधार पर हमें नागरिकता नहीं दी गई है संविधान के द्वारा, माने जिस राज्य से वो मूल रूप से संबंधित है,
तो अपने राज्य से बाहर अन्य राज्यों में वो अपना कारोबार स्थापित करते हैं। और कई राज्यों के संबंध में तो ये परिणाम निकलता है कि वहाँ उन राज्यों के लोगों की काफ़ी अधिक प्रमुखता स्थापित हो गई है और वहाँ के लोग इन लोगों के प्रति घृणा की भावना रखने लगते हैं। माने कई राज्य ऐसे हैं, वहाँ उस राज्य के जो मूल रूप से रहने वाले लोग हैं वहाँ के, उनसे अधिक संख्या वहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों की हो गई है। वो चाहे तो अपने किसी शैक्षणिक उद्देश्य से आए हैं, चाहे किसी कारोबारी उद्देश्य से आए हैं। तो ऐसे में वो इन बाहर के लोगों से घृणा करने लगते हैं। बाहर के लोग माने जो दूसरे स्टेट से उनके राज्यों में आए हैं, जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं। तो ऐसे में ये जो राज्य हैं, यहाँ धरती पुत्र सिद्धांत काफ़ी जोर पकड़ रहा है। यहाँ जो राज्यों के लोग हैं वो ये मांग करते हैं कि उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए अन्य राज्यों के लोगों की प्रमुखता को समाप्त किया जाए और सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं केवल उस राज्य के लोगों को ही दी जाए। तो ऐसी जो भावना है ये भी कई राज्यों में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। माने जो सरकारी नौकरियां हैं वो उसी राज्य के लोगों को ही मिलनी चाहिए जो उस राज्य के मूल रूप से जिनका जन्म उस राज्य में हुआ है। इसका कारण क्या है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं, अब आर्थिक रूप से पिछड़ापन है तो सीधा सा उसका परिणाम ये भी निकलेगा कि वहाँ शैक्षणिक पिछड़ापन भी पाया जाएगा। तो वहाँ की जो सरकारी नौकरियाँ हैं, अब वहाँ जिस राज्य में आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन आ गया तो वहाँ की सरकारी नौकरियों के लिए वहाँ के लोग योग्य नहीं होते, तो दूसरे स्टेट्स के लोग आकर उन राज्यों में सरकारी पदों पर आसीन होते हैं। माने अपने ही राज्य में वो लोग नौकरी पाने की काबिलियत नहीं रखते, तो फिर उनका पिछड़ापन कैसे दूर होगा? वो तो और अधिक पिछड़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए भूमिपुत्र सिद्धांत की मांग उठ रही है कि राज्य की जो नौकरियां हैं वो रिजर्व कर दी जाए उन लोगों के लिए जो उस राज्य में मूल रूप से रह रहे हैं। फिफ्थ है इसमें राजनीतिक कारण। हमारे देश में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं इनकी भी काफ़ी संख्या है और इन दलों के जो नेता हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका कोई राजनीतिक महत्व कभी हो सकता है ना बन पाए, और वो ये भी जानते हैं कि इतने बड़े राज्य में वो अपने इस संगठन के राजनीतिक संगठन के आधार पर राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए राजनीतिक शक्ति ग्रहण करने की जो उनकी लालसा है उससे प्रेरित होकर इस बात का प्रयास करते हैं कि उनके क्षेत्र को अलग राज्य में संगठित कर दिया जाए। माने जो सकारात्मक रास्ता है वो उनके लिए संभव नहीं है, तो वो फिर इस नकारात्मक रास्ते पर आ जाते हैं। और उसी राज्य के जो दूसरे कुछ एक वरिष्ठ लोग हैं वो भी ये महसूस करते हैं कि ऐसे राज्यों में जो अलग कोई राज्य बन जाएगा नया तो उसमें उनकी जो आर्थिक स्थिति है ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसी कारण से ये लोग भी कुछ मानो राजनीतिक दलों के अलावा कुछ और जो वरिष्ठ लोग हैं उस राज्य के वो भी इन राजनीतिक नेताओं की मांगों का समर्थन खुशी से करते हैं। माने राजनीतिक नेताओं की जो लालसा है उसके कारण भी वो क्षेत्रवाद को उत्तेजित करने का काम करते हैं अपने अपने क्षेत्र में कि यहाँ सत्ता प्राप्त कर नहीं सकते, अलग राज्य की मांग उठा दो, बन गया तो वहाँ उनकी जो राजनीतिक लालसा है वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में भारत में क्षेत्रवाद को विकसित करने के अनेकों कारण हैं और देश के अलग अलग भागों में पाया जाने वाला क्षेत्रवाद किसी एक कारण का नहीं बल्कि अनेक कारणों का सामूहिक परिणाम है। और भारत में क्षेत्रवाद राजनीति को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय और सांप्रदायिक दलों से चुनाव से पहले जो है वो चुनावी गठबंधन करने में भी बिल्कुल संकोच नहीं करते। स्टूडेंट्स, इससे आगे का अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।